नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम और खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके मद्देनजर बीजेपी पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये यात्राएं निकलेंगी। सीएम योगी खुद यात्रा की अगुवाई करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बीजेपी की यात्रा की अगुवाई करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता यात्रा को लीड करेंगे। अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज पश्चिम और बुंदेलखंड में ये यात्राएं निकलेंगी। यात्रा के जरिए ही सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएगी और इन यात्राओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लखनऊ में स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल रहे। पहली यात्रा 7 दिसंबर से शुरू हो सकती है। जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकाली गई, जिसको किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और देखिए 2022 के चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अपनी ओर से तेज कर दी है, जहां पर एक तरफ आप देखिए कि प्रदेश में सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है, तो वही दूसरी ओर चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल करने का प्रयास भी है। और इसी प्रयास के तहत ये जो यात्राओं को निकालने की बात की जा रही है उसका खाका खींचा गया है। आज बीजेपी में महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ये ऐलान किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि दिसंबर के महीने में 6 बड़ी यात्राएं निकाली जाएंगी। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन के लिहाज से अगर बात की जाए तो काशी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, अवध क्षेत्र को लेकर अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो 6 क्षेत्र होते हैं। 6 क्षेत्र से 6 बड़ी यात्राएं निकलेंगी जो सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगी। इन यात्राओं की अगुवाई बड़े नेता करेंगे पार्टी के, फिर चाहे जेपी नड्डा हो, फिर चाहे वो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो। तो कह सकते हैं कि इन 6 यात्राओं के जरिए हर बड़ा चेहरा यूपी की गलियों में, सड़कों पर नजर आएगा, बीजेपी की तमाम उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगा। और देखिए 2 बड़ी बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि चर्चा इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रियों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, यानी जनता का आशीर्वाद लिया था, कुछ उसी तर्ज पे इस बार विधायक हो चाहे मंत्री हो वो सभी अपने अपने क्षेत्र में यात्राओं को लेकर जाएंगे ताकि उनको 2022 के चुनाव को लेकर आशीर्वाद मिले। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमले कर रहा है सरकार पे अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो इन यात्राओं के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ विपक्ष को भी काउंटर किया जाएगा। तो प्रयास ये है कि जिस तरीके से रैलियां हो, चाहे जुलूस हो, चाहे बाकी सौगातें हो, इन सब के इतर इन यात्राओं के जरिए पूरे प्रदेश में भगवा माहौल बनाया जाए। इसके लिए तमाम पार्टी के बड़े नेता मैदान में उतरेंगे और सभी विधायकों को भी ये मौका दिया जाएगा, जिम्मा दिया जाएगा कि अलग अलग जगहों पर जाके ये बताएं कि उस सरकार ने उनके लिए क्या काम किए गए हैं। बिल्कुल अनामिका, इस बीच सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एकजुट हो चुकी हैं प्राथमिकता को देखते हुए कि बीजेपी को हराना है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? और शायद देखिए इसीलिए टाइमिंग जो रखी गई है इन यात्राओं को वो दिसंबर के महीने में रखी गई खास तौर पे, क्योंकि जनवरी में सभी जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले 15-20 दिनों में ही जो पीक टाइम है कम से कम इस मौके पर, जहां पर एक तरफ टिकटों के बंटवारे को बिल्कुल, तो इस पीक टाइम का कोई भी मौका यहाँ पर बीजेपी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहती है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुरानी पेंशन बहाली की। आपको बता दें कि मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक लखनऊ के इको गार्डन में धरना देने पहुंचे। कर्मचारी शिक्षक समेत कई अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। अब तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यूपी के 200 से ज्यादा कर्मचारी संगठन आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लखनऊ के इको गार्डन में 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों के कर्मचारी और अध्यापक यहां मौजूद। अभी इनको आचार संहिता का समय है। आचार संहिता से पहले पुरानी पेंशन की बहाली, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण, वित्तवीन शिक्षकों का नियमितीकरण, कर्मचारी शिक्षकों के भत्तों की बहाली, 2200 शिक्षक कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निकाल दिया गया। और अब बात करते हैं टीईटी पेपर लीक मामले की, जहां सरकार बेहद सख्त है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया। मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टेट परीक्षा व्यवस्था न संभाल पाने की वजह से पीएनपी सचिव को सस्पेंड किया गया। वहीं दूसरी तरफ नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ लगातार एक्शन में है। एसटीएफ ने दिल्ली के ओखला से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राय अनुप्रसाद बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। एसटीएफ ने सूरजपुर थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। बता दें कि पेपर लीक मामले में अब तक 33 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की देखरेख में होती है और निश्चित रूप से उनको उसका चुस्त दुरुस्त पर्यवेक्षण करना चाहिए था, और जो ये हुआ है उसमें उनकी भी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। इसलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह बात पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। तो टीईटी परीक्षा दोबारा कराने के सवाल पे आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। निश्चित रूप से जिस एजेंसी ने पहले परीक्षा कराई थी और ये घटनाक्रम हुआ है, तो उस एजेंसी से परीक्षा कराने का तो कोई सवाल नहीं है। दूसरी कोई एजेंसी तय होगी। अभी हम पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इतना जरूर अपने अभ्यर्थियों को हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम दिसंबर महीने में ही कोशिश करके दिसंबर अंतिम सप्ताह तक, क्योंकि नए सिरे से फिर पूरी प्रक्रिया करने में थोड़ा समय चाहिए, लेकिन फिर भी 1 महीने के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए दिसंबर महीने के भीतर ही परीक्षा को पुनः संपन्न कराएंगे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार के ऐतिहासिक फैसले की। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद सीएम धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उत्तराखंड में लंबे वक्त से चली आ रही तीर्थ पुरोहितों की मांग आज प्रदेश सरकार ने मान ली। सीएम पुष्कर धामी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया। सीएम के फैसले से तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। तीर्थ पुरोहितों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, तो वहीं बोर्ड भंग करने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इसके खिलाफ तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। देखिए, ये तीर्थ पुरोहितों, स्टेक होल्डर्स की और प्रतिपक्ष की जो सामूहिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों की लड़ाई में उनके साथ खड़ा था, ये उनकी जीत है, उत्तराखंड के जनमानस की जीत है और ये भाजपा के कमजोर मनोबल की एक और हार है। और अब बात करते हैं बीएसपी अध्यक्ष की। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती चुनाव को देखते हुए सक्रिय होती जा रही हैं ताकि सत्ता में एक बार फिर से आने का मौका मिल सके। इस बार मायावती ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो जाट और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सत्ता में मौका दिया जाएगा।
तो क्या बीएसपी अब मुस्लिम और जाट वोटर को साथ कर सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है? मायावती की जाट और मुस्लिम वोटर पर दांव लगाने के पीछे मंशा क्या है? क्या मायावती को लगता है कि वो जाट और मुस्लिम वोटर को साथ लेगी तो सत्ता में दोबारा से वापसी हो जाएगी? इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या मायावती फिर से यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से सत्ता में मायावती की वापसी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी पार्टी का कैडर वोटर अब भी उनके साथ है, क्योंकि बीएसपी को 2017 में भी 22% से ज्यादा वोट मिला है। इसी सियासी गुणा गणित को लगाकर मायावती जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोटर को साथ कर सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बनाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को इस फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सीएम पुष्कर धामी ने देवस्थानम